भारत की नई जवानी ने इतिहास नया लिख डाला है। भूमि का भाग में रघु की दिग्विजयों का कहीं हवाला है। पढ़ लो तरुणाई ने जो गर्म खून से नई इबारत लिखी है। ये शौर्य सूर्य की गाथा है, हर अंधकार थर्राता है। सागर का ज्वार उमड़ता है, धरती का धीरज गाता है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की इन कविताओं से साफ साफ इंगित हो जाता है कि क्रांति में किस तरह से हमारे तरुणाइयों ने जो आज़ादी हमें प्राप्त हुई है उसमें अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। 1857 से जो क्रांति का बिगुल बुझा था उसमें मालवा की जो क्रांतिकारी शहीद हुए थे, या जो मालवा से जो क्रांति की आग निकली थी, उसमें किन किन लोगों ने किस तरह से शामिल हुए थे, इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज वरिष्ठ रंगकर्मी, लेखक और जाने माने रंगमंच के निर्देशक सतीश दवे। सतीश दवे साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार संजय जी। दवे साहब, जैसे ही हमारा आज़ादी का पर्व नज़दीक आने लगता है, हमारे अंदर जो है बहुत जो भावनाओं का जो एक प्रवाह है वो बहने लगता है, और ज्वार जो है बहुत चढ़ जाता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इन आज़ादी के तरानों को हम सुनते हैं, और जब इन पर बातचीत करते हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं हम उन्हीं के बीच में पाते हैं। आज एक ऐसा अवसर है, कल 15 अगस्त है, आज़ादी का पर्व है। हालांकि कोविड-19 की परेशानी है, लेकिन फिर भी इसकी जो खुशियां हैं वो कम नहीं होती। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 1857 से अगर हम बात करें आज़ादी की, तो मालवा का हमेशा से जो आज़ादी की क्रांति है, चाहे वो किसी भी दौर की है, मालवा के जो क्रांतिकारी रहे हैं उनका हमेशा से योगदान रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों पर, या अगर हम आम जन तक उनकी पहुँच नहीं है, या उनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये क्रांति का बिगुल यहाँ से बजा था। बहुत सही कहा कि लोगों को इसकी जानकारी कम है। उसके दो चार कारण हैं जी। कि इतिहास में इन क्रांतिकारियों का जिस तरह से बखान किया गया है वो इसी तरह से किया गया है कि वो लुटेरे थे और उन्होंने ये लूटा और वो लूटा, क्योंकि अंग्रेजों की सोच हिंदुस्तान की रियासतों को लेकर इंसान के रूप में नहीं थी जी। उनकी सोच थी कि छोटे से छोटी जो रियासत है उसकी राजस्व कितना, उसका रेवेन्यू कितना है जी। यदि उन्होंने रामगढ़ की रानी अवंतीबाई को अपने राज्य में से दखलंदाजी हटाने के लिए कहा तो सिर्फ इसलिए कि उनकी रेवेन्यू जो है वो पूरी पूरी उन्हें मिल जाए। सारे जितने गजट्स हैं वो सिर्फ रेवेन्यू की बात करते हैं, इंसान की बात ही नहीं करते। पर हम क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि रेडियो ने भी क्रांति की इस लड़ाई में बहुत योगदान दिया था। और आज के ही दिन 14 अगस्त 1942 को उषा मेहता, जो एक बहुत प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक भी रही हैं, उन्होंने अपना ब्रॉडकास्ट शुरू किया था, और ये कांग्रेस का सीक्रेट ब्रॉडकास्ट था जी। और ये 42.34 मीटर बैंड पर था। एक दूसरे मीटर बैंड पे भी उन्होंने काम किया था 41.72, जिसमें 22 अगस्त को उन्होंने शुरू किया था। और ये लास्ट इनका जो ब्रॉडकास्ट था वो 26 जनवरी 1944 को खत्म हो गया था। 26 जनवरी, देखिए 15 अगस्त और 26 जनवरी उस समय भी महत्वपूर्ण थे। अब हम बात करें 1857 की और मालवा की, तो मैं एक लेटर का रेफरेंस देना चाहूंगा। 13 अगस्त यानी कल 1857 में गवर्नर जनरल के एक एजेंट है ड्यूरेंट, उन्होंने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था 13 अगस्त को कि नर्मदा के उत्तरी भाग यानी मालवा की हालत बहुत खराब है। यहाँ पर हर तरफ विद्रोह हो रहा है, और खासकर अमझेरा के राजा बख्तावर के कारण पूरे इलाके में अशांति फैल गई है। ये उनका ऑफिशियल लेटर है जो बताता है कि मालवा के क्रांतिकारियों का जोश कितना बढ़ा। सही बात है। मेरठ की क्रांति की शुरुआत की सब लोगों तक खबर पहुंच गई थी, और इस कारण सिर्फ मालवा ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में एक तरह से जुनून पैदा हो गया था। बहुत छोटे छोटे कस्बे जिनके आज तो बच्चे नाम भी नहीं जानते हैं, उन जगहों पर इसकी आग सुलग चुकी थी, चाहे वो रामगढ़ की अवंतीबाई हो, इंदौर के सदात खां और बगैरह सिलावट हो, मनकहरी के रहमत सिंह हो, महिदपुर के सदाशिवराम अमीन हो, बड़वानी के खाज्या और भीमा नायक हो,
अमझेरा की हम बात कर ही रहे हैं, राघवगढ़ है, भोपाल है, टाटिया भील है, धार की जीजाबाई, ये सब लोग थे जिन्होंने अपनी पूरे जी जान से अंग्रेजों के विरोध में खड़े होकर और एक क्रांति की शुरुआत करी थी। जी, आपने बहुत अच्छा ज़िक्र किया दवे साहब कि अंग्रेज़ों का जो पत्र है दिल्ली शासन को, उन्होंने लिखा कि मालवा में सब कुछ ठीक नहीं है और यहाँ पर विद्रोह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि किस तरह से यहाँ के लोगों ने आपस में एकजुट होकर इस क्रांति का बिगुल बजाया था। ये क्रांति किस बिल्कुल तरह से आपस में ही जुड़ते थे? उस वक्त तो इस तरह के सोशल मीडिया के नेटवर्क नहीं हुआ करते थे, पत्रों का पहुँचना या और कुछ घोड़ा गाड़ियाँ बाकी चीज़ें भी नहीं होती थी। 1857 में आपस में जुड़ते कैसे थे? ये बहुत कठिन इसलिए है कि अंग्रेजों के पास में तो टेलीग्राफ ऑफिस थे, जी वो टेलीग्राम से सूचना दे देते थे, तुरंत सूचना पहुंच जाती थी। जी लेकिन जितने ये सैनिक, क्योंकि ये जो एक कहें स्वतंत्रता की लड़ाई थी, ये खासकर सैनिकों के बीच में शुरू हुई थी, जो मंगल पांडे ने शुरू करी जी थी। जी इसलिए अलग अलग रियासतों के सैनिकों ने अपनी तरफ से ही ये विरोध जारी किया था, और ये लोग घोड़े से अपनी जानकारी भेजते थे, अच्छा क्योंकि सैनिकों के पास घोड़े होते थे और तेज वाले घोड़े होते थे। कुछ क्योंकि इनके पास में अफगानी सैनिक भी थे और उनके अफगानी घोड़े थे, अफगानी घोड़े वैसे भी सबसे तेज तेज माने जाते हैं, जी जी तो वो तुरंत उनके सैनिक जाते थे, और क्योंकि सैनिक थे इसलिए कोई उन्हें रोकता भी नहीं था। तो दोहरा फायदा उनको मिलता था कि तेज समाचार मिल जाती थी। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह की खबर फैलने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है, सही बात उसके है क्या रूप हो जाते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन जी। मेरठ की खबर हम्म, लगभग 1 या 2 महीने में पूरे देश में देश फैल में गई फैल थी। गई थी। क्या आप इसका कारण ये भी मानते हैं कि जो हमारे यहाँ श्रुति परंपरा है या एक दूसरे को बात बताने की जो परंपरा है, या जो दूसरी आरोह अवरोह क्रम में जो बहुत सारी परंपरा है जिसमें एक व्यक्ति से बात दूसरे तक पहुँचती है, ये भी उसके लिए उत्तरदायी रही होगी? बिल्कुल 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 सही है, क्योंकि समय तो था ही, जी लिखने पढ़ने का तो बहुत कम लोगों के पास ही था। जी लेकिन सारी बातें कई बार तो हम खुद ही, जैसे आल्हा की हम बात करें तो जिस तरह से गीतों में अपनी अपनी बातें कह देते हैं, तो वो लोग इस तरह की कहावतें भी तैयार कर ली थी, और गीत भी थे जो इंफॉर्मेशन दे देते, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। दवे साहब, कल हमारे जो देश का सबसे बड़ा पर्व है और इसकी खुशी हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर साफ झलक दिखाई देती है। एक तरीके बिल्कुल से अगर हम ये लें कि कल हमारे देश का जन्म दिवस है, अगर इसको इस रूप में लें, और हमेशा जन्म दिवस पर तोहफे देने की परंपरा है। वैसे तो हमारा जी देश बहुत परिपूर्ण है, धन धान से परिपूर्ण है, बहुत समृद्ध है। वो देश हमें हमेशा देता है, कुछ ना कुछ देता है, हर समय देता है। लेकिन ये अवसर है हमें देश को देने का। क्या हमें देश को क्या देना चाहिए? हम क्या तोहफा दे सकते हैं अपने देश को? इस देश की माटी को सबसे ज्यादा जरूरत है जी राष्ट्रभक्ति की। यदि हमारे मन में अपने राष्ट्र के लिए एक चेतना जागृत हो जाए कि चाहे जो भी हो राष्ट्र प्रथम है, तो हम दुनिया के हर देश से जीत सकते हैं और सबसे आगे निकल सकते हैं। बहुत पुरानी मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है, यदि कहें तो मैं सुना दूं। जरूर जरूर जरूर। जापान के एक सैनिक अधिकारी बच्चों के स्कूल में गए और उन्होंने कहा कि तुम सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? उन्होंने कहा गौतम बुद्ध को। उन्होंने कहा लेकिन यदि गौतम बुद्ध विरोधी देश की सेना के सेनापति होके आ जाएं तो तुम क्या करोगे? बच्चे ने कहा मैं गौतम बुद्ध का गला काट दूंगा लेकिन अपने देश को नहीं झुकने दूंगा। क्या बात तो है! वो जो उनकी राष्ट्र प्रेम की भावना है, यदि जिस दिन भारत में आ गई तो दुनिया का कोई देश इसको नहीं हरा सकेगा। क्या बात है! बहुत उम्दा विचार आपके दवे साहब, और हम भी यही कहेंगे अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से। ये देश सदियों से जो है धन धान से परिपूर्ण रहा है। इस देश को अगर कुछ चाहिए अपने देशवासियों से तो आस्था, श्रद्धा और अपने देश पर प्राण न्यौछावर करने की अंदर से एक भावना और एक देशभक्ति चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। दवे साहब, आपने बहुत सारे रंगमंच में जो है बच्चों के नाटक भी किए हैं, और उसमें जो आपके लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हैं उसमें देशभक्ति से ओतप्रोत बहुत सारे प्रोडक्शंस भी आपने किए हैं। बहुत सारे आपके लेख हैं, बहुत सारी आपकी रचनाएं, कविताएं हैं, कई नाटकों का लेखन भी आपने किया है। अगर आज इस अवसर पर इन क्रांतिकारियों के लिए 2 शब्द अगर हम
आपकी लेखनी के माध्यम से जानना चाहें तो आपके जहन में क्या आएगा? बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी मैं सिर्फ 4 लाइनें सुना देता हूँ। जी। जरा झुककर इस जमी को सजदा कर लेना कि माटी अब भी नम है शहीदों के खून से। क्या बात है। और मेरी क्या हस्ती कि सुनाऊं दास्तां उनकी, हवा भी महकती है जिनके जुनून से। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब सतीश दवे जी, इन पंक्तियों को आपने हम तक पहुंचाया। और मुझे आप ही के नाटक में एक जो है लिखा हुआ उद्धरण याद आता है, गीता का उद्देश्य यही है, मारो या कि मरो तुम, युद्ध सिंधु के तीर बैठकर आहें नहीं भरो तुम, बिना बहाए खून विजय का बोध नहीं होता है। क्या शब्द रचना है ये, और जब इनको पढ़ते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतनी सारी बातचीत की। दवे साहब, कोई ऐसा गीत जो इस वक्त आप को अपने जहन में लगता हो कि आप सुनना चाहते हो और श्रोताओं को भी सुनवाना चाहते हो? मुझे हमेशा से एक पुरानी फिल्म थी आनंद मठ, हालांकि वो फिल्म मैंने देखी नहीं, लेकिन उसका गाना मुझे आज भी वही जज्बात पैदा करने के लिए प्रेरित करता है। वो है आनंद मठ का गाना, और लता मंगेशकर जी ने गाया था। बहुत खूबसूरत, बहुत जोशीला वंदे मातरम था। यदि वो सुनवा सकें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, वो गीत हम आपको सुनवाएंगे। और उस गीत का जो कंपोजिशन है बड़ा रिदमिक है। उसके बाद में जब वंदे मातरम की रचना हुई तो कंपोजिशन थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन इसमें बड़ा ताकत के साथ, और आनंद मठ कितनी पुरानी फिल्म है, तब इस जोश के साथ उस गीत का कंपोजिशन वास्तव में कमाल का गीत है वो। दवे साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं आने वाली पीढ़ियों तक ये बात ज़रूर पहुंचेगी। आप हमारे साथ जुड़े सतीश दवे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शिवलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, सुजलाम सुफलाम मलयज शिवलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे।